जय हिंद। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जो पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 6 के 1 से लेकर के 16 चैप्टर तक के संपूर्ण चैप्टर का थ्योरी किए हुए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग उन सभी टॉपिकों का दैनिक जीवन में निकल करके देखेंगे और समझेंगे कि क्या जो हमने थ्योरी में जो चीज़ पढ़ा था क्या वो वास्तव में सही है या फिर गलत है। क्योंकि विज्ञान का कभी मतलब नहीं होता कि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ के छोड़ दें, उसे बिना प्रैक्टिकल किए हम उससे विज्ञान कह ही नहीं सकते। तो चलिए, इससे पहले हम लोग दो टॉपिक को समझ लेते हैं, विज्ञान और रिसर्च में क्या अंतर होता है। सबसे पहले विज्ञान। विज्ञान लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुआ है, जिसका मतलब होता है ज्ञान या फिर जानना। तो किस चीज़ को जानना है भाई? देखिए, हमारे जो भी भौतिक संसार है, इसमें जो भी घटनाएं परिवर्तन होता है, उसका क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित एवं प्रयोग एवं परीक्षणों द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उसी चीज़ को हम विज्ञान कहते हैं। जैसे आप लोग अगर रात को देखते होंगे तो तारे टिमटिमाते हैं, तो मन में प्रश्न उठता है कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। यह प्रश्न उठना ही विज्ञान है। फिर आप लोग देखते होंगे अगर कभी हाथ कट जाता होगा तो ब्लड निकलता होगा, तो रेड कलर का निकलता होगा, तो आपके मन में ज़रूर प्रश्न उठता होगा कि ब्लड रेड ही क्यों होता है। ये भी सोचना एक विज्ञान है। अब हम लोग समझते हैं रिसर्च को। देखिए, रिसर्च का मतलब होता है विज्ञान का एक छोटा सा रूप। जैसे कोई भी टॉपिक है, उस पर शोध करना यानी संशोधन करना ही रिसर्च है। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन जो थे, उन्होंने बल्ब बनाए थे, हजारों बार असफल हुए, तो वे कोट दिए कि असफलता बार बार जीवन में होना सफलता की तरफ ले जाता है। क्योंकि बार बार जो व्यक्ति असफल होता है, वह समझ आता है कि जो रास्ते से हम जा रहे हैं वह गलत है, और वह यह बता देता है कि जो गलती है हम कहाँ कर रहे हैं, उससे व्यक्ति आगे जा कर के सफल हो जाता है। विज्ञान के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होता है। सबसे पहले किसी वस्तु को हम खोजते हैं, दूसरा है कि उसको छानते हैं या फिर पूछते हैं, तीसरा है कि उस वस्तु के बारे में हम लोग प्रयोग करते हैं, और चौथा है कि उस वस्तु के गुण देखते हैं कि गुण क्या है, उसके दोष क्या हैं। इस सब के बारे में जान करके हम लोग एक तथ्य तैयार करते हैं, यानी फैक्ट देते हैं। तो हम लोग समझ जाते हैं कि यह विज्ञान है। विज्ञान के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक हैं। जैसे पहला है प्रयोग, दूसरा है निरीक्षण, तीसरा है व्याख्या, चौथा है सिद्धांत, और पांचवा है निष्कर्ष। तो हम लोग समझ जाते हैं इस आधार पर कि हम लोग विज्ञान को पूर्ण रूप से समझ लिए। तो अधिक समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रकाश, छाया एवं परावर्तन को। प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसके नीचे वस्तु है लेकिन प्रकाश नहीं है, जिसके कारण आपको यह वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम आपको प्रकाश जला के दिखाते। देखिए यहाँ पे कप है, यहाँ पे पेन है, यहाँ पे एक डिब्बा है, और यहाँ पे एक कीप है, और यहाँ पे जो हमारा खली है वह है। अब हम आपको प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसको हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग देखिए, यहाँ पे हमने एक छेद बनाया हुआ है और आगे 3 छेद किया हुआ हूँ। देखिए, जब भी प्रकाश को हम डाल रहे हैं तो पहले छेद से
किरण निकल रहा है और यह आगे एक बीम बना रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। देखिए यहाँ पे इसके बगल में भी छेद था, लेकिन वहाँ से प्रकाश नहीं निकला है। इसके बगल में भी इधर भी छेद था, लेकिन यहाँ से प्रकाश नहीं निकला है। और हम लोग बीच में फोकस किए हैं तो बीच से प्रकाश निकल रहा है, यानी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अब हम आपको पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी को समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले यह हो गया प्रकाश पुंज। यहाँ पे हमारे हाथ में एक शीशा है, इससे प्रकाश को पार करा के दिखाते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि प्रकाश पूर्ण रूप से पार हो जा रहा है, यानी यह है पारदर्शी। अब पारभासी समझाते हैं। जैसे आप लोग मेरा ये हाथ देख रहे हैं और इससे हम लोग प्रकाश को पार कराते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि लाल लाल दिख रहा है, इससे आप लोग समझ सकते हैं कि मेरा हाथ पारभासी का उदाहरण है। जैसे हम आपको एक कॉपी दिखा रहे हैं। जैसे मेरे हाथ में एक बायोलॉजी का किताब है। देखिए, इससे हम लोग प्रकाश को निकाल रहे हैं। प्रकाश निकल नहीं रहा है, यानी यह अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। अपारदर्शी वस्तु से ही छाया बनता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं छाया के बारे में। छाया के निर्माण के लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं। सबसे पहले प्रकाश स्रोत होना चाहिए, दूसरा अपारदर्शी वस्तु होना चाहिए और तीसरा पर्दा होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग छाया का निर्माण करते हैं। जैसे यह हो गया अपारदर्शी वस्तु और यह हो गया प्रकाश पुंज। जैसे आप लोग देख सकते हैं, इसके पीछे एक काला धाबा बन रहा है। इस धाबे को हम लोग छाया कहते हैं। जैसे ही इस अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश पुंज के समीप लाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं छाया बड़ा होता जा रहा है, और जैसे ही दूर ले जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि छाया छोटा बनता जा रहा है। देखिए, समीप लाने पर बड़ा और दूर लाने पर छोटा। अब हम आपको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय छाया कैसा बनता है उसको समझाते हैं। देखिए, जब सूर्योदय होता है तो सूरज जो क्षैतिज होता है उससे थोड़ा ऊपर होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, इस आप पेपर को वृक्ष माने और देखें कि छाया लंबी बन रहा है। और जैसे जैसे दोपहर होता है, सूरज इसके ऊपर आता है तो छाया छोटा होता जाता है। फिर सूर्यास्त होता है तो छाया पुनः बड़ा होता जाता है, और पुनः जब दोपहर होता है तो छाया छोटा बनता जाता है। छाया से हम लोग विचित्र विचित्र प्राणी के छवि हाथ से ही अंकित कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग इस हिरण को देख सकते हैं। अब हम आपको प्रकाश के परावर्तन के विषय में बताएंगे। जैसे आप लोग देखिए, यहाँ से हम लोग प्रकाश दे रहे हैं और यहाँ से मिरर पे पड़ रहा है, और यह परावर्तित किरण देखिए यहाँ पे पड़ रहा है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर यहाँ पे कोई वस्तु रहेगा तो हम उस वस्तु को परावर्तन के माध्यम से ही देख पाते हैं। जैसे यहाँ से प्रकाश निकलता है और किसी वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पड़ता है, तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब हम लोग समझते हैं विद्युत धारा एवं परिपथ। देखिए, जैसे यह टॉर्च है, यह जल रहा है विद्युत के कारण, क्योंकि बैटरी में रासायनिक प्रक्रिया होता है जिसके कारण ये जलता है। हम आपको दिखा रहे हैं। ये हुआ बैटरी, इसको अंदर डालते हैं। एक दूसरा बैटरी है, इसे भी अंदर डालते हैं। एक तीसरा बैटरी है, इसे भी अंदर डालते हैं, और इसमें इस ढक्कन को कस देते हैं।
तो क्या होता है, जो धन टर्मिनल होता है वह ऊपर होता है, जो ऋण होता है वह नीचे होता है। सबसे पहले धन से करंट आता है और इसमें बल्ब लगा हुआ है, बल्ब में इलेक्ट्रॉन वहाँ से गति करते हुए ऋण की तरफ आता है और यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है इसको कंट्रोल करने के लिए। जैसे हम आपको जला के दिखा रहे हैं, देखिए जल रहा है और फिर इसको हम बंद कर दिए तो बंद हो गया। अब हम लोग चुंबक द्वारा मनोरंजन इसका प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि दिशाएं 10 होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 4 दिशाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन ये 4 दिशाएं कहाँ कहाँ होती है यह हम आपको बतलाते हैं। मुख सूरज की ओर किए हम, यदि सामने खड़े हो जाए, अपना हाथ दोनों फैलाए, तब होगी इस तरह दिशाएं, आगे पूरब पीछे पश्चिम, बाएं उत्तर दाएं दक्षिण। तो चलिए अब हम लोग प्रयोग को दिखाते हैं। ये देखिए, ये है मैग्नेट। आप लोग देख सकते हैं कि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगर चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है तो यह 2 दिशाओं की तरफ हमेशा स्थित रहता है, एक उत्तर और एक दक्षिण। अब हम आपको समझाते हैं कि समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे यहाँ पे एक मैग्नेट है और यहाँ पे एक मैग्नेट है। देखिए, जैसे विसमान ध्रुव है तो यह भाग रहा है, यानी विकर्षित हो रहा है, और इसी को हम लोग इधर से करते हैं, यानी इसका समान ध्रुव हो जाता है तो इसको आकर्षित कर लेता है। हम लोग अध्ययन किए थे कि चुंबक को अगर पीटने या फिर गर्म करने पर इसके चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं तो हमारे पास 2 चुंबक हैं। इसको हम पीटेंगे और इसको हम गर्म करेंगे और देखेंगे कि चुंबकीय गुण समाप्त होता है कि नहीं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पहले सट रहा है, बाद में आपको दिखाएंगे। देखिए साहब, यहाँ पे एक मैग्नेट है और इसे हम लोग लोरिया से कूट रहे हैं। देखिए, ये थोड़ा ज़्यादा ही कुटा गया है, ख़त्म हो गया है। अब हम आपको दूसरा दिखा रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं और यह लोहा का जो पिन लगा हुआ है और नीचे देखिए मैग्नेट है। देखिए, मैग्नेट छोड़ दिया लोहा को, यानी इसका चुंबकीय गुण समाप्त हो गया है। अब देखिए, यह लोहा से सट भी नहीं रहा है, यानी इसका चुंबकीय गुण समाप्त हो गया है। अब हम लोग समझते हैं गति एवं दूरियों का मापन। सबसे पहले इसमें समझेंगे हम लोग मापन के बारे में। मापन के लिए 2 चीज़ें आवश्यक हैं, पहला है संख्या और दूसरा है मात्रक। जैसे प्राचीन काल में लोग वक्ररेखा को नापने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करते थे। हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जैसे आप लोग देखिए, हमें यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का मेजरमेंट करना है, जिसके लिए हमें बहुत से ज्योमेट्री का आवश्यकता पड़ता, लेकिन हम एक रस्सी ले लिए हैं और इस रस्सी को यहाँ से लेकर के नीचे तक कर दे रहे हैं और इसका अनुमान लगा ले रहे हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। जैसे आप लोग देखिए, यह धागा है और हम लोग एक स्केल लिए हुए हैं जो 30 सेंटीमीटर का है। इससे अब हम लोग नापते हैं 30 सेंटीमीटर। उसके बाद एक्स्ट्रा में जा रहा है, यानी ये टोटल हो गया 48 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी टोटल हो गया 48 सेंटीमीटर। हम लोग इस तरह से पुराने ज़माने में मेजरमेंट करते थे। अब हम आपको गति के बारे में बताते हैं। किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। गति, इसमें हम लोग 4 प्रकार की गति के बारे में पढ़ना है। पहला सरल रेखीय गति, दूसरा वृत्तीय गति, तीसरा आवर्ती गति, चौथा दोलन गति। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सरल रेखीय गति, जैसे कि आप लोग एक तीर को देखिए, यह सरल रेखीय गति का उदाहरण है। इसे हम लोग चला के दिखाते हैं। जैसे
आप लोग मेरे इस फैन को देखिए, यह एक घूर्णन गति का उदाहरण है। अब आप लोग मेरे इस घड़ी को देखिए, जो एक आवर्ती गति का उदाहरण है। आप लोग दोलन गति के उदाहरण देखें, जैसे समय के अनुसार आगे पीछे कर रहा है तो यह है दोलन गति। अब हम लोग केमिस्ट्री के कुछ प्रयोग को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं धातु के बारे में। जैसे आप लोग मेरा ये कड़ा देख रहे हैं, यह एक धातु का बना हुआ है। आप लोग एक पेचकस को देखें, इसके जो भी सिरा है यह एक धातु का बना हुआ है। अब हम आपको अधातु दिखाते हैं। जैसे यह एक पेंसिल है, इसके जो नोक है यानी ग्रेफाइट, यह एक अधातु है, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है। अब आप लोग धातु के गुण देखिए, जैसे यह मग्गा हो गया, यह ठोस हो गया, और यह जल हो गया, द्रव्य हो गया। अब हम इसको डुबा रहे हैं और देखिए जो बुलबुला निकल रहा है यह गैस सूचित करता है। अब हम आपको जल में विलय और अविलय पदार्थ को दिखाते हैं। जैसे हम इसमें चीनी डालते हैं, पुनः डालते हैं, तो चीनी जल में क्या होता है, विलीन हो जाता है। अब हम इसमें थोड़ा नींबू डालते हैं, जिससे यह एक मिश्रण तैयार हो गया है। अब हम इसको चलाते हैं यानी हिलाते हैं, अब हम इस मिश्रण को देखिए मिला रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए कि जो चीनी डाले थे वो इसमें घुल गया है, यानी जल में विलीन हो गया है। अब हम जल में अविलय वस्तु को मिलाते हैं। जैसे इसमें तेल डालते हैं तो आप लोग देखेंगे कि यह जल में विलीन नहीं होगा। देखिए तेल ऊपर छता रहा है लेकिन जल में मिल नहीं रहा है। आपको उठा के दिखाते हैं, आप लोग देखिए। अब हम लोग वाष्पीकरण द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम पानी लेते हैं, उसमें नमक डालते हैं और उसको मिला देते हैं और एक विलयन तैयार कर लेते हैं और उस विलयन को गैस पे रखते हैं और गर्म करते हैं। आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे इसके जो किनारे किनारे हैं उस पर नमक जम रहा है और पानी उबल रहा है। वाष्पीकरण के साथ साथ अब हम आपको जल चक्र के विषय में भी समझाते हैं। जैसे आप लोग देखिए कि यह चम्मच है और इसमें हम लोग ठंडा जल लिए हुए हैं और नीचे से जो जलवाष्प निकल रहा है वह इस ठंडे जल के कारण संघनित हो रहा है और संघनित होकर के यह इसी कचौरा में गिर रहा है। यानी बादल जिस तरह से संघनित होकर के गिरता है वही क्रिया यहाँ भी हो रहा है। यह जल चक्र को दर्शाता है। जैसे अब हम आपको यह जो चम्मच है उसको उठा करके दिखाते हैं कि देखिए कि इस चम्मच के ऊपर इसी तरह से संघनित जल नीचे गिरता है तो बारिश होता है। आप लोग देखिए कि वो वाष्पीकरण के बाद
इस कचौरे पर नमक के परत जम गए हैं। आप लोग देखिए। अब हम आपको अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन विधि को समझाते हैं। जैसे एक अविलय कण है, उसको हम लोग जल में डाल रहे हैं और देखिए उसको मिला देंगे और उससे छोड़ देंगे, और जो अविलय वस्तु है वो जल के पेनी में बैठ जाएगा। उसे हम लोग अवसादन कहते हैं। देखिए जैसे यह जल में बैठ गया है, और इस जो बैठे हुए पानी को अलग पात्र में रखना निस्यंदन कहलाता है। यानी इसके जो ऊपर जो साफ पानी बच गया है उसको छान लेते हैं, उसे हम लोग निस्यंदन कहते हैं। और इसमें भी कोई वस्तु जो अविलय है, पूर्ण रूप से नहीं निकल पाया है, उसको निकालने के लिए हम लोग एक फिल्टर पेपर बनाते हैं। जैसे एक पेपर लेंगे और उसको फोल्ड कर देंगे गोल करके, और उसे एक गिलास के ऊपर रखते हैं, और इसमें जो भी थोड़ा नमक बच गया होगा वह इस फिल्टर पेपर पर छना जाएगा। वो हम लोग जल को डालते हैं। इसी विधि को हम लोग निस्यंदन कहते हैं, यानी फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब हम आपको रासायनिक परिवर्तन बता रहे हैं। जैसा कि आप लोग देखिए कि यह एक अगरबत्ती है जो जल रहा है और इससे गैस निकल रहा है, यानी गैस में बदल रहा है। उसके ऊपर जैसे ही ये गिलास को रखते हैं, अग्नि मुझ जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें हो जाता है और ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिसके कारण वह मुझ जाता है। अगरबत्ती का टूटना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इससे नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, लेकिन अगरबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अब हम आपको भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण को बताते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले चावल लेते हैं और उसमें थोड़ा सा जल मिला देते हैं, और उसका हम लोग एक पेस्ट तैयार कर रहे हैं। यानी उसे हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर रहे हैं, ताकि उसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो सके। अब देखिए यह पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसमें हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन को डालेंगे। पुनः एक बार और डालते हैं और इसे मिलाते हैं, ताकि यह अच्छे से मिल जाए। अब हम आपको 2 मिनट बाद इसके निष्कर्ष को दिखाते हैं। जैसे आप लोग देखिए कि यह जो पेस्ट हम लोग तैयार किया था, यह काला हो गया है। यानी काला या नीला होना यह बताता है कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। अब हम आपको वसा का परीक्षण दिखाते हैं। जैसा कि हमने डालबोट का मिक्सर लिया है और उसे एक पेपर से तोप रहे हैं, फोल्ड कर दे रहे हैं और इसे एक सिरहानी से दबा देते हैं। देखिए इसको हमने जोर से दबा दिया है। कुछ समय के बाद अब हम इसको निकालते हैं।
अब इस मिक्सचर को हम लोग अलग कर रहे हैं। अब आप लोग ध्यान से देखें कि इस पर आपको जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं, यह तैलीय धब्बा ही वसा की मौजूदगी का पता चलाता है। अब हम लोग NCERT क्लास 6 जीव विज्ञान के कुछ टॉपिक है, उस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक पुष्प है, तो हम लोग पुष्प के बारे में समझ लेते हैं, पुष्प की संरचना के बारे में। जैसे यह है बाह्य दलपुंज, यह हो गया इसका पंखुड़ी, ठीक है, और यह हो गया इसके नर भाग यानी पुंकेसर। इसमें होते हैं, यह है परागकोश और इसी में रहते हैं परागकण बनते हैं। और इसके जो नीचे जो डंटा है यह है तंतु, और यह आपको जो पीला पीला दिख रहा है यह स्त्री के सर का ऊपरा भाग है, यानी इसे हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। और जो यह नीचे का भाग है इसे हम लोग वर्तिका कहते हैं। इसमें एक पाइप जैसा संरचना होता है, जैसे आप लोग इसे देख सकते हैं। और इसके जो नीचे का भाग है वह है अंडाशय, यानी इसी में जो यह परागकोश से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र के माध्यम से होते हुए इस अंडाशय तक पहुंचते हैं, जिसके कारण इसमें एक बीज तैयार होते हैं और जिसके कारण इससे एक नया पौधा का निर्माण होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग पौधों के विभिन्न भागों के विषय में समझते हैं। सबसे पहले पौधा 3 प्रकार का होता है। यह आप देख रहे हैं शाख है, यह है झाड़ी। अब हम आपको वृक्ष दिखा रहे हैं। जैसे आप लोग हमारे पीछे एक वृक्ष को देख सकते हैं। अब हम लोग जड़, तना एवं पत्ती के बारे में समझते हैं। जैसे आप लोग इस पत्ती को देखें, यह है जालिका रूपी शिरा विन्यास इसमें है। और हम दूसरा दिखा रहे हैं, इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसका जो पत्ता है वो जालिका रूपी शिरा विन्यास है। अब हम एक तुलसी के पौधा को उखाड़ के दिखा रहे हैं कि जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है तो जड़ मुसला जड़ होता है, यानी उसमें रेशे निकले रहते हैं। एक जड़ उससे फिर से रेशे निकले रहते हैं, उसे हम लोग मुसला जड़ कहते हैं। और इसके आप लोग देख रहे हैं तना है और उसके बाद यह पत्ती है। अब हम आपको दिखा रहे हैं समानांतर शिरा विन्यास वाला पौधा। जैसे आप लोग इस पत्ती को देखें, ये पत्ती आपको समानांतर क्रम में दिख रहा है, मकई का पौधा है। और इसके जड़ को देखें तो इसका जड़ जालिका रूपी शिरा विन्यास बनाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं वो उसका जड़ है। अब हम आपको आरोही लता दिखा रहे हैं। जैसे लौका का झाड़ है तो यह सहारा लेकर के देख रहे हैं कि यह बांस पर चढ़ा हुआ है। हम आपको जंतु के बारे में दिखा रहे हैं। जैसे यह मेरा छोटा मुन्नू है, एक भैंसी है। ये भैंसी इसलिए पाली जाती है ताकि यह दूध दे सके। दूध में हर प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो कि छोटे बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में मौजूद इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के कुछ टॉपिक को समझेंगे। इसको समझने के लिए हमें अपने वातावरण यानी परिवेश में निकलना होगा। तो चलिए हम लोग चल करके देखते हैं और आपको समझाते हैं। मेरा भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। जैसे आप लोग हमारे बाबा जी को देख सकते हैं जो घास सो रहे हैं, और साथ ही यहाँ के आप लोग दृश्य देख सकते हैं। और यहाँ का मिट्टी जो है
व जलोढ़ मृदा हैं जो काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है, लेकिन जो काली मिट्टी होता है वह कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। हम लोग का मिट्टी बहुत अच्छा मिट्टी है। अब हम आपको अपने नगर का जो सुंदर सा दृश्य है उसको दिखा रहे हैं। आप लोग देखिए यहाँ फसलों में कितना हरियाली है। और यह है दमकल जिससे पानी निकलता है और यहाँ के जो फसल होते हैं उसमें सिंचाई के कार्य होते हैं, यानी ये सभी फसलों को सींचता है। और फसल जब होते हैं तो उनके डंठल को हटाकर बीज को हम लोग ग्रहण करते हैं, जिससे हम लोग भी यहाँ खुशहाल से रहते हैं। ये जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इनका हम लोग संरक्षण करें। और यह जो जल है वो भूमिगत जल है जिसका हम लोग पीने के रूप में भी उपयोग करते हैं। आप लोग हमारे गांव के खुशहाली को देख सकते हैं और आप लोग भी कमेंट करें कि आप लोग के यहाँ जलवायु कैसा है और उस जलवायु में कौन कौन से जीव निवास करते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 6 साइंस के सभी अध्यायों को 4 भागों में बांट करके, पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी और चौथा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, यह कर करके सभी को समझ लिए हैं। आप लोग यह कमेंट करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। आने वाले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड प्रयोग को देखेंगे। आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद।